नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 7 बज चुके हैं। 7 बजे आप लोगों के लिए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षा माणी का रिवीजन करेंगे। रिवीजन की मैं बात करूँ तो इसमें हर लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हार्ड से हार्ड, और जो इजी क्वेश्चन है उनको भी मैं कराऊंगा। पिछली अभी मैंने लास्ट कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको संगठन का टेस्ट कराया था, तो उसका मैं एक पार्ट लाया था। बाकी 2 पार्ट बचे हैं, वो मैं कभी बाद में लाऊंगा। लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उत्तराखंड की परीक्षा माणी का एक चैप्टर है, उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई की व्यवस्था। और मैंने लास्ट टाइम या मॉर्निंग में मैंने व्हाट्सअप में ग्रुप में शेयर कर दिया था, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर बता दिया था कि इस वाले चैप्टर का हम टेस्ट लेने वाले हैं। इसके भी 3 पार्ट लाएंगे। आज पहला पार्ट है, इसमें काफ़ी अच्छे स्तर के क्वेश्चन है, जिसने बहुत डेप्थ में जाकर अगर परीक्षा वाणी को पढ़ा होगा तो वो ही इन्हें अच्छे से कर पाएंगे। है परीक्षा वाणी से, लेकिन बहुत डीप ये क्वेश्चन है। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में किस क्षेत्र में भूरी वन मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर निम्न हिमालय वाले क्षेत्रों में भूमि वन मिट्टियाँ पाई जाती है, भूरी वन मिट्टियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में कुल 8 मिट्टियों को, मुख्य 8 मिट्टियों को बताया है। उस 8 मिट्टियों में अगर हम बात करें, उत्तराखंड की मृदा आपकी पर्वतीय या वन्य मृदा कहलाती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा उत्तराखंड एक पर्वतीय नगर है जो आपका हिमालय वाले क्षेत्र में पड़ता है, मध्य हिमालय में। और जब अब मैं बात करूँ पर्वतीय क्षेत्रों का, तो जाहिर सी बात है आपके वन भी होना लाजमी है। तो उत्तराखंड की मृदा पर्वतीय एवं वन्य मृदा है, जिस मृदा में चूने एवं फास्फोरस की कमी है, लेकिन जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। लेकिन बाकी अन्य प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उन सभी का अध्ययन आज टेस्ट में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस मिट्टी को, भारत की मिट्टी की यहाँ बात चल रही है, तो 8 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि कृषि वहाँ पर होती नहीं है उस मृदा में अच्छे तरीके से? तो ये मिट्टी है आपकी भाबर मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी हो जाएगा। देखिएगा, जो भाबर मिट्टी होती है, तो भाबर मिट्टी या भाबर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो बहुत मोटे मोटे इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, और कंकड़ पत्थर होने के कारण ही इस मृदा में आपकी कृषि नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से दून घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दून घाटी की अगर हम बात करें, तो दून घाटी में टर्शियरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं टर्शियरी मिट्टी के बारे में, तो देखिएगा, टर्शियरी जो मिट्टी है ये हमारा शिवालिक क्षेत्र, जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र का, शिवालिक क्षेत्र में और हमारा दून घाटियों वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर इस मिट्टी की मैं बात करूं, तो टर्शियरी मिट्टी में जो जैविक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। बाकी आर्द्रता को कम धारण करने वाली मिट्टी भी आपकी यही है। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन, टर्शियरी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएगी? शिवालिक की पहाड़ियों पर और दून घाटियों में। जैविक पदार्थों की इसमें मात्रा कम होती है और आर्द्रता को कम धारण करने वाली मृदा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी है, क्योंकि दून घाटी में हमारी टर्शियरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पर्वतों के किनारे पाई जाती है? तो अगर मैं बात करूं पर्वतों के किनारे पाई जाने वाली मृदा, तो लाल जो मिट्टी है हमारी, लाल मिट्टी पर्वतों के किनारे पाई जाती है। पर्वतों के किनारे, या मैं ऐसे भी कह दूं पहाड़ों की ढालों एवं पर्वतों के किनारे, दोनों ही जगह पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप परीक्षा वाणी को उठाइएगा, आपको देखने को मिलेंगे, आप थोड़ा डीप पढ़ेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस भूमि में सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई जाती है? तो अगर मैं बात करूँ इस प्रश्न के बारे में, तो जो आपकी तालाब मृदा है, तालाब मृदा को हम एक प्रकार से तालाब मृदा भी बोल देते हैं। और ये मृदा नदी घाटों की जो भूमि होती है, नदी घाटी की भूमि के पास में मृदा पाई जाती है, और इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। जब नदी घाटों के पास ये भूमि होगी तो जाहिर सी बात है सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर उत्तम ही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, तालाब मृदा या तालाब मृदा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को बुढ़िया के नाम से हम जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य गठन से ठीक पूर्व राज्य में कुल कितने सक्रिय जोते थी? तो राज्य गठन से पूर्व कुल 9.26 लाख सक्रिय जोते थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 50 नाली कितने हेक्टेयर के बराबर होती है? तो देखिएगा, एक नाली आपकी 200 वर्ग किलोमीटर की होती है और जो हमारी 50 नाली होती है ये हमारा 1 हेक्टेयर के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं? तो अगर मैं बात करूं समुच्चय कृषि को हम कंटूर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिएगा, अगर मैं इस विधि की बात करूं समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग की, तो इस विधि से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां पर वर्षा कम होती हो वहां पर नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है। जब वर्षा कम होगी तो नमी नहीं रहेगी, तो इस वजह से अगर हम विधि का प्रयोग करते हैं तो वहाँ नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है। बाकी अगर हम बात करें भूक्षरण को भी ये विधि कम करती है, यानी कि भू जो क्षरण होता है भूमि को, उसको भी इस विधि के द्वारा कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल कृषि भूमि के लगभग 21.60 या हम बोल देंगे 21.6% भाग में होती है? तो ये हमारी खेती होती है चावल की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिएगा, उत्तराखंड में जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसके 21.60 या मैं कह दूँ 21.6% भाग पर चावल होता है। चावल की मैं बात करूँ तो ये चिकनी या मटियार दोमट मिट्टी में पैदा होता है और इसको जो वर्षा की आवश्यकता होती है तो वह 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तापमान या कितना तापमान इसे चाहिए, तो ये हमारा एक प्रकार से खरीफ के मौसम की फसल है चावल, और इसको रोपते समय यानी कि बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, और जब ये कटने या पकने के समय आए तो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य में कृषि नीति की घोषणा कब की गई? तो राज्य में कृषि नीति की घोषणा वर्ष 2011-12 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी, भारत के पहले कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से एक अफ्रीकी मूल का शाकीय सुगंध युक्त पौधा है? तो देखिएगा, जो हमारा अफ्रीकी मूल का शाकीय पौधा है वो है हमारा जिरेनियम। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिरेनियम अगर हम पौधे की बात करें तो क्वेश्चन कई प्रकार से बनता है। पहला कि जिरेनियम किस मूल का है, अफ्रीकी मूल का है, किस प्रकार का ये पौधा है? तो ये एक प्रकार का शाकीय गंधक युक्त पौधा है, शाकीय सुगंध युक्त पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम है आपका पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका हम उत्पादन क्यों करते हैं, तो देखिएगा जिरेनियम का मुख्य रूप से उत्पादन सुगंधित तेल बनाने के लिए करते हैं। बाकी तेल हम निकालते कैसे, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जिरेनियम के किस भाग से तेल निकाला जाता है, बीज से, जड़ से, तने से, पत्तियों से? तो हमें आंसर क्या लगाना है, इसकी पत्तियों से, जिरेनियम की पत्तियों से सुगंधित तेल को निकाला जाता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने हैं। क्वेश्चन 14 है, मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर क्या पैदा किया जाता है? तो ये आपके मुख्य रूप से यहाँ पर पैदा की जाती है चाय। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिएगा, मध्य हिमालय शिवालय की पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर चाय के लिए आपका चाय एक ऐसी खेती होती है कि इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, इसी कारण मुख्य रूप से ढालों पर इसकी खेती करती है। तो पानी निकल के तो जाता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इस कारण पहाड़िया पर्वतीय ढालों पर हम चाय की खेती करते हैं। अगर मैं थोड़ी उत्तराखंड के क्षेत्र में चाय के बारे में चर्चा करूं तो देखिएगा, एक हमारे बिशप हेबर जी थे। तो बिशप हेबर जी ने 1824 में बताया कि उत्तराखंड या मुख्य रूप से कुमाऊं की जो धरती है यहाँ पर स्वयं चाय के जंगली पौधे उगते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि जो हमारी चाय होती है तो चाय की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो चाय की खेती के लिए
आर्द्र एवं उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। बाकी वर्षा की आवश्यकता होती है 200 से 250 सेंटीमीटर। अधिक वर्षा चाहिए, लेकिन वर्षा का पानी है जल जमे ना, बहता हुआ एक प्रकार से निकल जाए, थोड़ा सा रुक के, बाकी ठहराव उसका ना हो। उसके बाद में बात करूं तो देखिएगा, ऑर्गेनिक चाय, राज्य में जो ऑर्गेनिक चाय उत्पादित होती है तो उसे 3 देशों के सफल परीक्षण के बाद श्रेष्ठ चाय घोषित किया गया है। तो ऑर्गेनिक चाय को आपका जापान, उसके बाद में बात करूँ तो कनाडा और हॉलैंड, इन तीनों देशों में परीक्षण किया गया और उसके बाद में इसे श्रेष्ठ चाय घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य में उत्पादित ऑर्गेनिक चाय को निम्नलिखित में से कितने देशों के परीक्षण के बाद श्रेष्ठ चाय घोषित किया है? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 3 देशों का परीक्षण, आपका कनाडा और आपका जापान और उसका बाद आपका हॉलैंड, इन तीनों देशों में परीक्षण के बाद ही राज्य में उत्पादित ऑर्गेनिक चाय को श्रेष्ठ चाय घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, भारत में सर्वाधिक चाय होती है हमारे असम में, इतना आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 14 मार्च 2011 को की गई? तो देखिएगा, 14 मार्च अगर हम 2001 की बात करें तो 14 मार्च 2001 को राज्य में एक प्रकार से राज्य में जो गुणवत्ता वाले बीज होते हैं या गुणात्मक बीज, उन गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 14 मार्च 2001 को उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्रदेश में गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किसकी स्थापना, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, राज्य में गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 14 मार्च 2001 को। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए निम्न में से कौन से आयोग का गठन किया गया? तो ये आपका गो सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सघन भेड़ विकास परियोजना कहाँ स्थित है? तो सघन भेड़ विकास परियोजना कहाँ स्थित है, कहाँ से संचालित की जा रही है? तो इसका संचालन हो रहा है हमारा पौड़ी गढ़वाल से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रिप या माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो देखिएगा, एक आपने ड्रिप सिंचाई का भी नाम सुना होगा। तो ड्रिप व माइक्रो स्प्रिंकलर जो आपके एक प्रकार से सिंचाई का भी एक प्रकार से हम प्रयोग बता देंगे, सिंचाई का प्रकार, इसी प्रकार से इसके यूज से हम सिंचाई भी करते हैं। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है उन क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम हो। ड्रिप सिंचाई होती है, बूंद बूंद करके टपकाते हैं जो भी आपका फसल वगैरह उगाते हैं उसके ऊपर। तो जहाँ पानी की उपलब्धता कम हो वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, उन क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कार्य कब शुरू हुआ? तो ऊपरी गंगा नहर जो कि आपके हरिद्वार में स्थित है, तो इसका आधुनिकीकरण जो शुरू हुआ था वो वर्ष 1983 से शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में निम्न में से किस प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है? तो राज्य में अगर हम बात करें तो देखिएगा, दोनों प्रकार के नलकूप हैं आपको सिंचाई के लिए, सरकारी निजी दोनों प्रकार के नलकूप राज्य में देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी मैं बात करूँ तो निःशुल्क बोरिंग योजना प्रदेश में 1985 में आई थी, ये आपको याद करके चल लेना है, महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 आप लोगों के लिए है, जो टिहरी बांध इसकी ऊंचाई आपको फीट में बतानी है, कितने फिट है। बाकी आप सब जानते हो कि मीटर में कितनी है, तो आपको फिट में इसको सभी को बताना है कि कितने फिट इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध की। क्वेश्चन नंबर 23 है, टिहरी बांध में कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई? तो ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप नोट करके चलिएगा। तो देखिएगा, टिहरी बांध में 10 दिसंबर 2014 से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 10 दिसंबर 2014। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? तो देखिए, क्वेश्चन पहले तो ये बन सकता है कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है राज्य में? तो रुड़की में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 25 है ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब किया गया। तो ऊपरी गंगा नहर का जो उद्घाटन हुआ था वह 8 अप्रैल 1854 को हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल रहे होंगे लॉर्ड डलहौजी जी, जिन्होंने आपका रेल को प्रारंभ कराया था भारत क्षेत्र में। बाकी ये राज झड़प नीति को भी लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। तो इन्होंने 8 अप्रैल 1854 को ऊपरी गंगा नहर का आपका उद्घाटन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन यही बन सकता है ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने कब किया था, 8 अप्रैल 1854 को। क्वेश्चन नंबर 26 है अगर देखिएगा वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा अभी और एक कमेंट कीजिएगा नाइस वीडियो, और बाकी शेयर करते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 26 है राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि में मानव श्रम में पुरुषों का योगदान कितना है। तो पुरुषों का योगदान है इसमें 40%। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 27 है उच्च मैदानी मृदा किस ऊंचाई से ऊपर पाई जाती है। तो देखिएगा अगर हम उच्च मैदानी मृदा की बात करें तो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं, देखिएगा आप अगर हम बात करें तो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं, इन्हीं मैदानों में आपकी उच्च मैदानी मृदा पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी उच्च मैदानी मृदा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा ये हल्की क्षारीय मृदा होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें नमी की कमी पाई जाएगी, नमी की कमी होगी। उसके बाद में बात करूँ तो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। बाकी इसका एक अन्य भी नाम है एल्पाइन चारागाह या पास्चर्स मृदा। अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, उच्च मैदानी मृदा किस ऊंचाई पर पाई जाती है। देखिएगा ये मृदा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों में पाई जाती है। क्या क्या इसकी खास बात होगी, नमी की कमी होगी, हल्की क्षारीय होगी, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होगी और इसका एक अन्य नाम है एल्पाइन चारागाह या पास्चर्स। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है किस मृदा को एल्पाइन चारागाह या पास्चर्स मृदा भी कहते हैं। तो मैं आपको अभी बता चुका हूं, तो ये आपके कहा जाता है उच्च मैदानी मृदा को। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से किस मृदा में जैव तत्व की अधिकता तथा चूने व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो देखिएगा बनों की जो आपकी भूरी मृदा होगी, बनों की जो भूरी मृदा होती है, तो इस बनों की भूरी मृदा में आपका जैव तत्वों की तो अधिकता मिलेगी, जैव तत्वों की अधिकता, लेकिन चूने व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा या निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, उत्तराखंड में मुख्य रूप से आपके दो ही प्रकार की मृदा मिलती है, एक पर्वतीय और एक आपके वनीय मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, एक पर्वतीय मृदा और आपके वनीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 31 है चारागाही मृदा कितने प्रकार की होती है। तो चारागाही मृदा आपकी 5 प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिएगा चारागाही मृदा की मैं बात करूँ तो जो निचले भागों में जलधाराएं होती हैं, तो उन जलधाराओं के निकट तटीय क्षेत्रों में चारागाही मृदा पाई जाएगी। 5 प्रकार है, मटियार दोमट, अत्यधिक चूनेदार दोमट, कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार दोमट और बलुई दोमट। फिर से रिवाइज कीजिएगा, मटियार दोमट, अत्यधिक चूनेदार दोमट, कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार यानी कि जिसमें चूना ना हो वैसी दोमट, बाकी बलुई दोमट। तो 5 प्रकार हैं चारागाही मृदा के। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है राज्य में किस मंडल में कृषि भूमि अधिक पाई जाती है। तो अगर मैं बात करूँ राज्य में, तो आपके कुमाऊं क्षेत्र में कृषि भूमि की अधिकता आपको मिलेगी देखने को। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। राज्य में किस मंडल में कृषि भूमि अधिक पाई जाती है, तो कुमाऊं मंडल में। क्वेश्चन नंबर 33 है चाय की खेती हेतु तो किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आर्द्र एवं उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सी एक किस्म संतरे की नहीं है। तो देखिएगा अगर मैं बात करूँ राज्य में देशी नागपुरी और आपका लड्डू और एम्पदर, ये तीनों ही आपके संतरे की किस्में हैं जो आपके राज्य में पाई जाती हैं। तो आपका जो जहादरी होगा ये हमारा संतरे की किस्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है
राज्य के कितने जिलों में चाय के बाग फैले हैं? तो राज्य के 7 जिलों में मुख्य रूप से आपके चाय के बागान फैले हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन है कृषि विविधीकरण परियोजना सुमेलित नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें देखिएगा कृषि विविधीकरण परियोजना के बारे में, तो इसको 20% केंद्रीय सहायता के साथ यह योजना 1998 में प्रारंभ हुई थी। बाकी उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य में ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो अगर हम बात करें इसकी स्थापना आपका मुनि की रेती में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुनि की रेती। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना के तहत उत्तराखंड की 5 अनाज मंडियां या मंडी समितियों का चयन किया गया है। निम्नलिखित में कौन एक मंडी समिति में शामिल नहीं है? तो देखिएगा ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से आपके 4 मंडियों को चयनित किया गया था। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा एक आपकी मंडी थी हरिद्वार मंडी, गदरपुर, काशीपुर और आपकी किच्छा, और एक हमारी सितारगंज। तो हरिद्वार, गदरपुर, काशीपुर, सितारगंज और किच्छा 5 मंडियाँ थी और रामपुर मंडी इसमें सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड में आंचल ब्रांड उत्तर प्रदेश के किस ब्रांड के तर्ज पर शुरू किया? देखिएगा आपका दूध के बिक्री के लिए मुख्य रूप से आंचल ब्रांड उत्तराखंड में चलता है। और किसके तर्ज पर बनाया गया है इसको? तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में है आपका पराग। तो पराग की तर्ज पर आपके आंचल ब्रांड को प्रदेश में बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य में गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा राज्य में गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र स्थापित नहीं है? तो देखिएगा राज्य में अगर हम बात करें तो 3 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ पर है? एक आपका देखिएगा ऋषिकेश पशु लोक में भी आपका है, आगे बेड़ा आपका पड़ता है पिथौरागढ़ में, यहाँ पर भी है। हवाला बाग आपका पड़ता है अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में, यहाँ भी है। लेकिन मुनि की रेती में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा कि राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र कहाँ पर स्थापित नहीं है? मुनि की रेती में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य में व्यापक स्तर पर यानी कि बड़े स्तर पर या एक प्रकार से हम कह देंगे चाय की खेती, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में किसने प्रोत्साहित किया था? तो इसको प्रोत्साहित किया था आपका रॉयले जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, तालाब भूमि उपराव भूमि से कितने गुना अच्छी होती है? तो तालाब भूमि उपराव भूमि से अगर हम बात करें तो 3 गुना अच्छी होती है। तो हमारी तालाब भूमि उपराव भूमि से 3 गुना अच्छी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस वन नीति में निर्णय लिया गया कि 33% वन होने चाहिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र पर पर्यावरण की स्थिति को अच्छी बनाए रखने के लिए? तो देखिएगा 1998 में वन नीति हमारी आई थी। तो इसमें निर्णय लिया गया कि 33% वन होने आवश्यक है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पर्यावरण की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए। और आज का अंतिम हमारा क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जन समूह एकत्रित किया गया था? और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ऑप्शन आपके सामने है, स्वराज संघ, आजाद पंचायत, महिला मंगल दल और दाल्यो दगड़िया चुंडी प्रसाद भटजी ने बनाया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। बाकी देखिए कितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हो, तो लाइक तो ठोक दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने का कोई चार्ज नहीं है। कमेंट भी कीजिएगा, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब करना है। शेयर भी कर देंगे तो अब भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इतना सारा आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर आ रहा हूँ और डेली और ग्रो करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।